A very warm welcome. I am Dr. Om Prakash Kumar, and today we are going to study about hydrogen spectrum and origin of hydrogen spectrum on the basis of Bohr's atomic model. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक बेस्ट एग्जांपल है और इसे बहुत से मेथड से हासिल किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हासिल करने का वो डिस्चार्ज ट्यूब के इस्तेमाल से है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास मटेरियल का बना हुआ ट्यूब है जिसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है। डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में जो कॉमनली फाउंड गैसेस हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या अदर्स, वो भी पाई जाती हैं, लेकिन इन गैसों को निकाल दिया जाता है इस ट्यूब से और इस तरह से इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं कि गैसों को डिस्चार्ज कर दिया गया है या बाहर निकाल दिया गया है। जब डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज कर लिया जाता है तो अब इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज करने पर इस ट्यूब का प्रेशर लो हो चुका है और अब इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करके उस पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब पर अप्लाई करेंगे तो जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो इस एनर्जी को जज़ब कर लेंगे और जब ये एनर्जी को जज़ब कर लेंगे तो ये एक्साइट हो जाएंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं लोअर ऑर्बिट के अंदर, इनकी एनर्जी लो है या कम है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट के अंदर यहाँ चले आते हैं और जब ये डी एक्साइट होते हैं ये अपनी जो अब्जॉर्ब एनर्जी है जो कि इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट से ली है उसे लूज़ कर देते हैं, जो कि विजिबल रेडिएशन या कुछ नॉन विजिबल रेडिएशन की शक्ल में होते हैं। तो ये ब्लूइश लाइट खारिज करते हैं जो कि विजिबल है, जो इंसानी आँख से देखी जा सकती है, और अदर रेडिएशंस भी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती और उनको देखने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन तमाम तरह की रेडिएशन को शनाख्त कर लेता है। ये हमारी आँख से बहुत ही एडवांस है। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आईआर रेडिएशन को हासिल किया गया है। अब हम थोड़ा टेक्स्ट को स्टडी कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है और हाइड्रोजन इज फिल्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की जाती है और जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है अ ब्लूइश लाइट इज इमिटेड from the discharge tube. The light when viewed through spectrometer shows several isolated lines. तो ये जब स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसे देखेंगे तभी हमें बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी, वैसे हमें सिर्फ ब्लू लाइट नज़र आएगी। These lines are called spectral lines. The wavelength of these lines lie in विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो रेडिएशंस हमें मिलती हैं वो विजिबल रेंज में होती हैं और इंफ्रारेड रीजन रेंज की होती हैं। इन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है जो कि उनके डिस्कवरर की मुनासबत से हैं, जैसा कि लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़ और हनफ्री सीरीज़। तो जो लाइमन सीरीज़ है इसको लाइमन ने डिस्कवर किया और बामर सीरीज़ को बामर ने डिस्कवर किया। तो इस तरह से 6 सीरीज़ की लाइंस हमें मिली हैं। इसके
6 ग्रुप होंगे। इन 6 सीरीज़ में बामर सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल फिज़िक्स में इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है। एक्चुअली हाइड्रोजन रेड लाइट इमिट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्टार डिस्कवर किए जा सकते हैं। बामर सीरीज़ की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। इनको एच अल्फ़ा लाइंस, एच बीटा लाइंस, एच गैमा लाइंस बोलते हैं। एच बीटा लाइंस, एच अल्फ़ा लाइंस किस तरह से हासिल होती हैं वो हम देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 से 2 में आएगा तो इस वक्त जो रेडिएशन या लाइंस खारिज करेगा हाइड्रोजन, उसको हम एच अल्फ़ा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 4 से 2 में आएगा, उस वक्त जो रेडिएशन ये इमिट करेगा उसे एच बीटा कहा जाता है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि यहाँ जो एच का सिंबल है ये हाइड्रोजन के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है और बीटा रेडिएशंस की एनर्जी या उनके विजिबल कलर्स को जाहिर करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट नंबर 1 है और N2 ऑर्बिट नंबर 2 है, N3 ऑर्बिट नंबर 3 है। जब इलेक्ट्रॉन N1 से एनर्जी जज्ब करेगा तो ये एनर्जी जज्ब करके N3 में चला गया है और N3 में इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और ये वहाँ से दोबारा या तो N2 में आएगा या फिर N1 में आएगा। अगर ये N2 में आ जाए उस वक्त ये एनर्जी खारिज करेगा तो उसको हम एच अल्फ़ा का नाम देंगे। और अगर ये हायर ऑर्बिट में मौजूद हो, सपोज 4 के अंदर, और वहाँ से ये एनर्जी इमिट करके 2 में आए तो एच बीटा कहलाएंगी वो लाइंस। और अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट के अंदर है और ये एनर्जी रिलीज़ करके 2 के अंदर आए तो इस तरह से जो लाइंस या रेडिएशन हमें मिलेंगी उन्हें हम एच गैमा कहते हैं। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रहता है तो वो मखसूस एनर्जी के साथ वहाँ न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन को किसी मेथड जैसा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट करके एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है तो हाइड्रोजन के एटम एक्साइट हो जाते हैं और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम may revolve in any orbit depending upon its energy। तो अगर एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में होंगे और अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप अप करेगा और हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। When hydrogen gas is heated or subjected to an electronic discharge, its electron move from one of the lower orbit to higher orbit। तो लोअर ऑर्बिट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, अब्जॉर्बिंग पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी भी हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि एनर्जी क्वांटिटाइज्ड होती है, फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था। तो मखसूस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और ये मखसूस एनर्जी ही जज्ब करके ऊपर हायर ऑर्बिट के अंदर जाएगा। अब हायर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने जज्ब की थी वो रिलीज़ करके रेडिएशन खारिज करके वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट या लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब करता है तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है और वहाँ पे एनर्जी लूज़ करके वो लोअर ऑर्बिट के अंदर आता है
और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये लूज़ करेगा। तो ये एटम की सर्कुलर डायाग्राम है। फ्लैट डायाग्राम में हम इस तरह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज एनर्जी जज़्ब करके हायर ऑर्बिट में या इन्फिनिटी तक चला गया है, और वहाँ से अगर ये ऑर्बिट नंबर 6 में आते हैं इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी या 7 से, तो उस वक्त जो लाइंस खारिज होंगी उनको हम हम्फ्री सीरीज़ का नाम देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में आता है तो इस वक्त जो एनर्जी खारिज होगी उसे हम फंड सीरीज़ का नाम देते हैं। और देन आता है ब्रैकेट सीरीज़, अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट के अंदर आए, और अगर इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट के अंदर आते हैं तो इसे पाश्चियन सीरीज़ का नाम देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बामर सीरीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में आए तो ये बामर सीरीज़ होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट में या फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आते हैं, ऑर्बिट नंबर 1 में आते हैं, तो उस वक्त जो रेडिएशन खारिज होंगी उस रेडिएशन स्पेक्ट्रल लाइन को लाइमन सीरीज़ का नाम देते हैं। तो इस तरह से जो बामर सीरीज़ हैं इनको डिस्कवर किया गया था 1887 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।